जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम सामान्य हिंदी में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे एक जबरदस्त ट्रिक के साथ में। तो आइए हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि क्या होती है? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये नी है, इसके आगे विसर्ग लगा है और विसर्ग के बाद में क्या आ गया? ये स्वर आ गया है ना। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें जो विकार आया तो क्या बना? ये निराहार। ये परिवर्तन हुआ तो निराहार बना है। इसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। तप धन भूमि, तो ये प के बाद विसर्ग लगा है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये इसके बाद फिर क्या है? भ आ गया। भ क्या है भाई? भ क्या चीज़ है? भ व्यंजन है। तो विसर्ग के व्यंजन के साथ मिला है तो ये क्या बन गया? तपोभूमि। फिर ये न, ये भी क्या है? ये भी व्यंजन है, तो इससे मिला तो क्या बना? मनोयोग। अब हम विसर्ग संधि को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते बेहतरीन ट्रिक। ट्रिक नंबर 1। वन में क्या है? र के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 यानी जो व्यंजन समूह के व्यंजन वर्ग के जो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण होते हैं, या य र ल व आए तो र हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। यहाँ पर र कौन सा वाला? इस र की बात कर रहे हैं हम, ये वाले र। ये जो र निर्गुण के ऊपर जो ये जो र लगाना है, ये र, ये जो र है इसका ये तात्पर्य है ये वाले र से। आप और कोई र ना समझे, ये वाला जैसे कार्य के ऊपर लगता है कार्य, य के ऊपर लगता है कर्म, म के ऊपर जो र लगता है उस वो वाला र। तो र के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या य र ल व आए तो र हटाकर विसर्ग लगा देते हैं। तो देखिए आप, सघोष व्यंजन कौन से हैं? ये 3, 4, 5 ग, घ, य, च, झ, य। ये जो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब हम उदाहरण देखते हैं। निर्गुण। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए निर्गुण। अब इस गुण के ऊपर ये र लगा हुआ। अब इस र को हटा के हम क्या कर देंगे? विसर्ग लगा देंगे। तो ये लग गया विसर्ग धन गुण, तो क्या आ गया? निर्गुण। अब देखो आप, ये निराशा। निराशा। अब निराशा की इस र को हटा के हम क्या कर देंगे? उपसर्ग लगा देंगे। ये उपसर्ग धन आशा, तो ये क्या आ गया? निराशा। अब हम आगे देखते हैं निर्धन। निर्धन में भी ये वाला र है, इस र को हटा के हम क्या कर देंगे? नी के आगे उपसर्ग लगा देंगे। तो नी के आगे हमने उपसर्ग लगा दिया। धन, निधन, धन बराबर क्या हो गया? निर्धन, है ना। अब आप ऐसा भी देख लीजिए, निधन। ध क्या है भैया? इसमें सघोष ध्वनि है। जब आप ध का उच्चारण करते हैं तो कंपन होता है, इसलिए जो कंपन होता है तो वो कौन सा है? वो सघोष ध्वनियाँ होती है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ध, ये चौथा वर्ण ध आ गया। तो र के बाद में सघोष व्यंजन य र ल व आए तो र हटाकर हम विसर्ग लगा देते हैं। फिर बाद में निर्बल, तो ये निर्बल, ये र आ गया, इस र को हम हटा के या नी के आगे उपसर्ग लगा के फिर धन प्लस बल करके हम इसको संधि विच्छेद कर देते हैं। तो ये निर्बल हो गया। फिर निर्धारण, ये र हटा दिया हमने, नी के आगे उपसर्ग लगा दिया, निर्धारण। फिर ये आशीर्वाद में ये र हटा के हमने आशी के आगे उपसर्ग लगा के वाद कर दिया, आशीर्वाद। फिर दुर्विचार। देखिए दुर्विचार, यहाँ पर भी ये, यहाँ पर हमने हटा दिया ना, ये र हटा के दू के आगे ये क्या लगा दिया? हमने उपसर्ग लगा दिया, दू प्लस विचार, दुर्विचार। फिर दुर्बल, बल के ऊपर से र हटा के हमने दू के आगे उपसर्ग लगा दिया, दू प्लस बल, तो दुर्बल। फिर ये दुरुपयोग। फिर देखिए यहाँ पे ये र हटा के हमने क्या कर दिया? दू के आगे उपसर्ग लगा दिया, धन उपयोग, दू धन उपयोग, दुरुपयोग। ठीक है। इस तरह से आप, एक ट्रिक है, आप इसे पहचान सकते हैं आप कि र के बाद सघोष व्यंजन या य र ल व आए तो र हटाकर हम विसर्ग लगा देते हैं। या आप इन शब्दों में देखिए, जिन शब्दों के ऊपर भी ये ऊपर के र ये है, ये वाली र लगी है, तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। आप उसका अलग अलग कर सकते हो। नी, उपसर्ग धन गुण। फिर जहाँ भी आपको ऐसा र दिखे, ऊपर का ये र दिखे, या उच्चारण में र आता हो,
तो समझ जाइए, जिन शब्दों के बीच में ऊपर का र दिखे या उच्चारण में र आए तो समझ जाइए वो क्या है, व्यंजन संधि है। तो उस र को हटा के हमें क्या कर देना है, उसकी जगह उपसर्ग लगा देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब अगली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 2। ओ के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या य, र, ल, व आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। कैसे? ओ के बाद सघोष व्यंजन, आपको मालूम सघोष कौन से होते हैं? तो व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और य, र, ल, व, ह आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर तपोबल, तपोबल, हमने कहा ना ओ के बाद सघोष व्यंजन आए, तपोबल, तपो ओ, और ये ब क्या आ गया, ये सघोष व्यंजन है। देखिए टेबल में आप, ब कहाँ है, ये ब सघोष, अल्प प्राण, मतलब कि सघोष होता है, कंपन होता है इसमें, इसलिए इसे हम सघोष कहते हैं। तो क्या करा, तपोबल, ओ के बाद सघोष व्यंजन 3, 4, 5 या य, र, ल, व, ह आए तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। देखिए आप, हमने ये तपोबल था यहाँ पर, ये तपोबल, तो हमने ये ओ हटा दिया और क्या करा, ओ हटा के हमने विसर्ग लगा दिया और धन बल, तप धन बल बराबर तपोबल। अब नीचे देखिए तपोभूमि, यहाँ कभी हम क्या करेंगे, ओ हटा देंगे और ओ की जगह क्या हम यहाँ विसर्ग लगा देंगे, तप धन भूमि, तपोभूमि। अगला देखिए मनोयोग, यहाँ पर भी देखिए आप मनो, यहाँ का हम ओ हटा के मन के आगे विसर्ग लगा देंगे, फिर योग, तो मनोयोग हो जाएगा। उसके बाद मनोहर का भी देखिए, मनोहर, मनोहर में ओ हटा के मनो विसर्ग धन हर, मनोहर। ऐसा ही मनोरथ, इस यहाँ पर ओ है तो हमने मन विसर्ग धन रथ, मनोरथ। इस टाइप से दोस्तों आप पहचान सकते हो। या जिन शब्दों में ओ की मात्रा, जिन शब्दों के बीच में ओ की मात्रा लगी हो, तो उस ये भी एक पहचान इस विसर्ग संधि की, जिन शब्दों के बीच में अगर ओ की मात्रा लगी हो तो वो भी विसर्ग संधि रहेगी। ओ की मात्रा लगी हो और उसके बाद में कौन सी व्यंजन हो, सघोष व्यंजन हो या य, र, ल, व हो, तो क्या है वो, व्यंजन संधि है। जिन शब्दों के बीच में ओ की मात्रा हो और उसके बाद जस्ट वाला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, और य, र, ल, व हो, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे। तो वो क्या रहेगा, तपोबल हो जाएगा, तप धन बल, तपोबल। तो इस टाइप से आप विसर्ग संधि को आप पहचान सकते हो। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ या बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यहाँ पर ये विसर्ग है ना, नी के बाद जो विसर्ग है, इसके बाद क्या आ गया, यहाँ पर र आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग लुप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निरोग, यहाँ विसर्ग लुप्त हो गया है, और विसर्ग के पहले का स्वर, यानी विसर्ग का पहले का स्वर क्या था, यहाँ ई, छोटी ई है ये, है ना, तो छोटी ई अब क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर, यानी कि बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। देखो यहाँ पर ये छोटी थी तो यहाँ बड़ी हो गई, निरोग, और ये विसर्ग क्या हो गया, लुप्त हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए नी, उपसर्ग धन रस, तो निरस, ये नी के बाद क्या आ गया, ये विसर्ग के बाद क्या आ गया, ये र आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, विसर्ग लुप्त हो गया, और जो इसमें जो मात्रा थी वो क्या आ गई, बड़ी हो गई। तो ये भी एक ध्यान रखोगे आप। अब अगला देखते हम, इसमें देखिए नी, उपसर्ग धन रौ, तो ये र आ गया है, मतलब यहाँ पे क्या, उपसर्ग गायब हो जाएगा और ये मात्रा क्या आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये निरव। इस तरह से आप ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पर भी इस तरह से दिखे आप व्यंजन संधि है ऐसा उसका उत्तर दे देना। ये आपको इस तरह से दिखे निरोग, निरस, निरव, तो आप पहचान लेना कि ये क्या है। विसर्ग के बाद र आ जाए तो क्या है, जहाँ विसर्ग लुप्त हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ विसर्ग लुप्त हो तो वो भी क्या हो जाएगा, व्यंजन शब्द। जहाँ पर विसर्ग
यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, तो वहाँ क्या होती है? व्यंजन संधि होती है वहाँ पर भी। आगे देखते हैं हम नंबर 4 आधा स आधा आधा स कंकर वाला, आधा स षटकोण वाला, आधा स सरोते वाला के बाद अघोष व्यंजन 1 और 2 आज तो स के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे टेबल में देख लीजिए भैया अघोष व्यंजन कौन से हैं, तो वर्ग के पहले दूसरे क्या है? वर्ण अघोष होते हैं, जिनमें हम जब उच्चारण करते हैं तो उनका कंपन नहीं होता, इसलिए उन्हें हम अघोष कहते हैं। और अल्प प्राण क्यों कहते हैं भाई? अल्प प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको बोलने में हमें कम ताकत या हमारे मुंह से कम हवा निकलती है, इसीलिए उच्चारण करते समय कम हवा निकलती है, इसलिए उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और अघोष इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में किसी भी प्रकार की कंपन नहीं होती है, स्वर तंत्र में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है, इसलिए उसे अघोष कहते हैं। निष्पाप बराबर नी उपसर्ग धन पाप, तो यहाँ पर क्या है? आधा स के बाद अघोष व्यंजन आए तो स के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर आधा स आ गया है, अब आधा स की जगह हम क्या करेंगे? उपसर्ग लगा देंगे, तो नि उपसर्ग धन पाप, निष्पाप। देखिए आप, निष्पाप, इसमें क्या है? निष्पाप, निधन पाप। और दूसरा ये भी ध्यान रखना हमें कि आधा स के बाद अघोष व्यंजन आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर स षटकोण का है, उसके बाद अघोष व्यंजन है प। आप यहाँ टेबल में देखिए प, ये क्या है? अघोष व्यंजन है, आप इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं प। अल्प प्राण भी अघोष है, तो नि उपसर्ग धन पाप। अब अगला देखते हैं निश्चल। हमने आपसे कहा था ये आधा स सलजम वाला स, तो यहाँ पर भी स, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे? उपसर्ग लगा देंगे, या नि उपसर्ग धन छल, निश्चल। अगला देखते हैं निष्फल, तो यहाँ पर भी आधा स षटकोण को हटा के उपसर्ग लगा देंगे, नि उपसर्ग धन फल, तो निष्फल। और ये नमस्कार, नमस्कार यहाँ आधा स हटा के नम के आगे उपसर्ग लगा देंगे, नमस्कार। यहाँ निस्तार, आधा स हटा के नि उपसर्ग धनतार, निस्तार। अगला देखते हैं पुरस्कार। पुरस्कार में पुरस्कार का आधा स हटा के पुर पुर उपसर्ग धनकार, पुरस्कार। हरिश्चंद्र, यहाँ पर भी हम ये हटा देंगे, क्या हटा देंगे? ये आधा श, तो हरि धन चंद्र। फिर पुष्कर, ये आधा स हटा के पुर उपसर्ग धन पुर उपसर्ग धन कर, पुष्कर। पुर उपसर्ग धनकर, पुष्कर। इस तरह से दोस्तों जिन शब्दों के बीच में आधा स और आधा स, यानी सलजम का स आधा आ जाए, षटकोण का स आधा आ जाए, सरोते का स आधा आ जाए, जिन शब्दों के बीच में और उन आधे स के बाद में व्यंजन आ जाए, अघोष व्यंजन आ जाए, तो वहाँ पर भी क्या रहेगी? उपसर्ग संधि रहेगी। क्या रहे हैं? अगली ट्रिक देखते हैं, अगला नियम देखते हैं। क्या है अगला नियम? ट्रिक नंबर 5, टिप नंबर में श आए तो आधा स और आधा स, मतलब आधा सलजम का स, आधा षटकोण का स, आधा सरते का स की जगह विसर्ग लगा देते हैं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पर दुःशासन, हमने कहा था ना ये वाला, ये सा आ गया दुःशासन। अगर शब्द में ऐसा दुःशासन आए तो हमें ये वाला, ये जो है हमें ये वाला स हटा के इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? ये उपसर्ग लगा देंगे, तो दु उपसर्ग धन शासन, दुःशासन। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दु उपसर्ग धन शासन हो जाएगा, और संधि करेंगे तो दुःशासन ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद ये निश्चिंत, देखिए यहाँ पर भी क्या है? आधा स है, तो ये देखिए हमने इसकी जगह क्या कर दिया? यहाँ उपसर्ग लगा दिया। और अब देखिए यहाँ पर निश्चल, निश्चल में भी क्या है? ये आधा स है, तो हमने क्या करा? नी के आगे ये स हटा के इसके आगे क्या कर दिया हमने? उपसर्ग लगा दिया, नी उपसर्ग धन छल, निश्चल। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी हमने स हटा के क्या कर दिया? ये उपसर्ग लगा दु उपसर्ग धन चरित, दुश्चरित। अब यहाँ पर देखिए ये आधा स
और यहाँ पर का ये आधा स आए, यानी कि जैसे ये आए तो क्या करेंगे हम, ये स हटा देंगे, स हटा के क्या करेंगे, उपसर्ग लगा देंगे। ये लगा दिया हमने उपसर्ग तो क्या हो गया, निस्वार्थ। फिर देखिए निसंदेह, ये देखो ये आए हैं, ये वाला आए हैं, देखिए आप, ये चीज़ आई है, ये कौन सा है यहाँ पर, ये आया निसंदेह में, ये वाला आया है, ये वाला आया है तो हम क्या करेंगे, ये आधे स की जगह क्या कर देंगे, उपसर्ग लगा देंगे, ये वाला उपसर्ग। तो क्या कर दिया हमने, यहाँ लगा दिया ये उपसर्ग, तो ये क्या हो गया, नि उपसर्ग धन संदेह। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 5 आप समझ गए होंगे कि किसी शब्द में आधे स और श इस टाइप के शब्द आए तो उन आधे स की जगह हम क्या कर देंगे, उपसर्ग लगा देंगे और उसका छंद विच्छेद कर देंगे। और अगर इसी का ऐसा पूछे कि ट्रिक है आगे, क्या जादू है आगे, जादू नंबर देखते 6, जादू नंबर 6 क्या बताता है, जादू नंबर 6, यदि विसर्ग के पूर्व अ तथा बाद में क ख फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के पूर्व अ तथा बाद में क ख और फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। देखो कैसे, देखो विसर्ग के पूर्व अ तथा बाद में क ख फ हो, देखो ये विसर्ग, यदि विसर्ग के पूर्व अ तथा बाद में क ख फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ये विसर्ग के बाद क आ गया तो रजकण परिवर्तन नहीं हुआ, फिर ये त, फिर विसर्ग के बाद क्या आ गया, फिर क आ गया तो प्रातः काल हो गया, फिर ये अंतःकरण, अंतःकरण त के बाद क्या आ गया, विसर्ग के बाद क आ गया, अंतःकरण हो गया। पुनः देखिए यहाँ पर फ आ गया, ये पुनः विसर्ग धन फलित, पुनः फलित, तो क्या हुआ, इसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम आगे देखते हैं क्या ट्रिक है। विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। ये विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः विसर्ग धन एव बराबर अतएव, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पहले ये ओ आ गया और विसर्ग के बाद ये ए आ गया, भिन्न स्वर आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ये विसर्ग क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है, विसर्ग क्या हो गया, लुप्त हो गया। इस प्रकार से आज हमने विसर्ग की ट्रिक के माध्यम से अध्ययन किया है। ये ट्रिक वही है जो किताबों में है, लेकिन किताब में थोड़ा जटिल था, तो इसे हमने हमारी सरल भाषा में या हमारे टेक्निक से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।